Hi guys, my name is Bharat and welcome to Foundation Class 10th कोर्स। तो इस फाउंडेशन के कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स जो कि YouTube और हमारी ऐप टेस्ट प्रेप दोनों पर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको जितने भी डेली प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह हम लोग दे सकते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस पेपर वगैरह क्योंकि YouTube पर ये अवेलेबल नहीं हो सकते, इसलिए ये हमारी ऐप टेस्ट प्रेप पर अवेलेबल हैं। तो वहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। चाहे आप CBSE बोर्ड से हैं, UP बोर्ड से हैं, MP बोर्ड से हैं या किसी भी और बोर्ड से हैं, ये फाउंडेशन कोर्स आपके लिए बना है। तो इस फाउंडेशन कोर्स में हम लोग बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से चीज़ें स्टार्ट करेंगे और जितने भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं उनके साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियो को। तो गाइस, आज तीसरा लेक्चर है पहले चैप्टर का, पहला चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और जिस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं। और जब केमिकल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है और कैसे करते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि भाई क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि कहीं पर भी एटम क्रिएट ना करो, कहीं पर भी एटम डिस्ट्रॉय ना करो जब भी ये केमिकल इक्वेशन को लिख रहे हो तो। और इसके लिए बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब वो बैलेंसिंग करते कैसे हैं, आज हम वो सीखेंगे। चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलेंगे। और पहला जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ वो एग्जाम्पल लेते हैं NCERT वाला कि भाई आयरन है अपने पास Fe, सॉलिड फॉर्म में आयरन है, और जब ये H2O यानी वाटर के साथ जो कि लिक्विड होता है रिएक्ट करता है ये, तो बनाता है Fe3O4 और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन जो है गैसियस फॉर्म में निकलती है और ये Fe3O4 सॉलिड होता है। तो ये एग्जांपल अपन लोग लेके चल रहे हैं और राइट साइड में इस तरफ हम क्या लिख लेंगे, स्टेप्स। और ये किस चीज के स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू बैलेंस। क्या बैलेंस कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशंस। चलो मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक चीज को समझकर फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि भाई आपको केमिकल इक्वेशन जो दी हुई है उसमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में कैलकुलेट करो और एक टेबल बनाकर लिख लो। तो क्या है सबसे पहला स्टेप, make a table and calculate the number of atoms of each element on both sides। ठीक है, दोनों तरफ, बोथ साइड्स का मतलब भाई दो साइड होती हैं केमिकल इक्वेशन की, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन की होती हैं। x = 2y अगर अपन ने लिखा तो इक्वल टू से पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड होता है, इक्वल टू के बाद वाला राइट साइड होता है। यहाँ पर जो डिवीजन है वो हम इससे देखते हैं, एरो का मतलब होता है चेंज। और चेंज के बारे में जब बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें अपने पास चेंज से पहले होंगी, इनको हम लोग नाम दे देते हैं रिएक्टेंट्स, हम लोगों ने बात की हुई है इसके बारे में। और जो चेंज होने के बाद में चीजें बनती हैं उनको कह देते हैं प्रोडक्ट्स, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं हम। चलिए तो पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप है भाई कि यहां पर एक टेबल बनाओ आप, और उस टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड या फिर रिएक्टेंट साइड पर और राइट हैंड साइड या फिर प्रोडक्ट साइड पर जितने जितने उनके नंबर ऑफ एटम्स हैं उन एलिमेंट्स के, वो सारे के सारे कैलकुलेट करो और लिख डालो। ये सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर। चलो जी कैलकुलेट करते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं और कौन कौन से अपने को दिख रहे हैं। तो देखो मेरे को यहाँ पर आयरन दिख रहा है, Fe दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है मेरे को।
तो भाई तीन एलिमेंट जो यहां पर दिख रहे हैं उनको सिंबल की फॉर्म में मैं लिख देता हूं यहां पर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब ये स्टेप पूरा नहीं हुआ है, स्टेप कहता है कि भाई जितने जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इन तीन एलिमेंट्स के लेफ्ट और राइट साइड में, उनको कैलकुलेट कर लो। देखो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स हम लोगों ने बात की थी लास्ट क्लास में। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी। जिस मॉलिक्यूल के अंदर, जिस कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट है, उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पर हैं, कितने मॉलिक्यूल्स वहां पर दिए हुए हैं, उसको लिखो और एटोमिसिटी को उससे मल्टीप्लाई कर दो। एटोमिसिटी बता रखा है यहां पर Fe3O4 में आयरन की, फेरम की एटोमिसिटी हो गई 3, ऑक्सीजन की 4, क्योंकि एक इसका मॉलिक्यूल किससे मिलकर बन रहा है भाई? 3 आयरन के एटम से और 4 ऑक्सीजन के एटम से। सिंपल सी बात है। अच्छा, तो यहां पर वैसे यूजुअली मॉलिक्यूलैरिटी नहीं दी होती क्योंकि बैलेंस अपने आप को ऑटोमेटिकली करना पड़ता है। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एटोमिसिटी भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलैरिटी को 1 मानकर, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, आयरन के कैलकुलेट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में एटम्स आयरन के कितने हैं? 1, और यहां पर जहां पर मॉलिक्यूलैरिटी लिखते हैं वहां पर कुछ नहीं दिया हुआ, ब्लैंक है, तो ये भी 1, और ये यहां पर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 1। जहां पर कुछ नहीं दिया होता वहां पर बाय डिफॉल्ट 1 मान लेते हैं। तो भाई इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1। राइट साइड पर कितने हैं भाई इसके? 3 एटोमिसिटी है इस कंपाउंड के अंदर, आपको दिख रहा है आयरन Fe3O4 के अंदर, और 3 एटोमिसिटी है, मॉलिक्यूलैरिटी यहां पर नहीं दी हुई है। तो यहां पर करेंगे 1 × 3 = 3। राइट साइड में 3 है, लेफ्ट साइड में 1 है। ऐसे ही ऑक्सीजन की लिख लेते हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में यहां पर लिक्विड फॉर्म में H2O है, मैं ये हटा रहा हूं क्योंकि बार बार इनसे प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, इधर लेफ्ट साइड में एक ही चीज है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और वो चीज क्या है? H2O, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक एटम होता है ऑक्सीजन का, तो यहां पर 1 × 1 कर दिया अपन ने, 1 आ गया। और राइट साइड में अगर प्रोडक्ट्स की साइड में देख रहे हैं तो यहां पर एटोमिसिटी हो गई 4, 4। तो भाई 4 एटोमिसिटी होने की वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि भाई 4 एटम हैं इस एक मॉलिक्यूल में, किस चीज के? ऑक्सीजन के, और 3 एटम है किस चीज के? आयरन के। सिंपल। हाइड्रोजन देखते हैं भाई। हाइड्रोजन यहां पर कितना है? 2 1 2, ठीक है जी। तो मॉलिक्यूलैरिटी 1 है H2O की, क्योंकि वहां पर नहीं दी हुई कुछ भी, कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। अच्छा, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2, तो यहां पर 2 एटम्स हैं लेफ्ट साइड में, और हाइड्रोजन के दूसरी तरफ देखो 1 है यहां पर, कुछ नहीं है तो, और यहां पर 2 है, तो मॉलिक्यूलैरिटी 1, एटोमिसिटी 2, 2। ये लग रहा है कि बैलेंस्ड है, पर ये बैलेंस्ड नहीं है, आगे जाकर गड़बड़ हो ही जाएगी। अच्छा, तो पहला स्टेप तो अपन लोगों ने अब कंप्लीट कर लिया है, मेक अ टेबल एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स। ये हो गया डन। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप क्या करता है कि ये कहता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मारो गोली अभी। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, चूज द एलिमेंट with highest number of atoms on either side ठीक है, और and balance by changing molecularity। मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है जी।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मारो गोली, उनको छोड़ दो, और बाकी आप वो पकड़ो एलिमेंट जिसका कि आपको किसी भी तरफ, दोनों में से किसी भी तरफ हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम दिख रहे हैं। अब यहाँ पे तो यार 3 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब गोली मारी थी तो आयरन ही बच रहा है, और आयरन के कितने एटम्स हैं, एक तरफ 3 है और एक तरफ 1 है। अब क्या करना है, ये स्टेप आगे कहता है बैलेंस बाय चेंजिंग मॉलिक्यूलैरिटी। अच्छा, अब क्या करना है भाई कि मॉलिक्यूलैरिटी को चेंज करना है, एटॉमिसिटी को चेंज नहीं करना है। इस स्टेप का मतलब आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही स्टेप रिपीट हो रहा है पूरे प्रोसेस में। देखो, आपको दे दिया भाई H2O2 H2O बना रहा है, ये आपको बता दिया। आपने कहा यार 2 एटम यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं, 2 एटम यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं, तो मैं एक काम करता हूँ ना यार, यहाँ पर 2 और लगा देता हूँ और इसे बना देता हूँ H2O2, ऐसे ऐसे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। वो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि H2O2 का तो मतलब ही वाटर नहीं होता, और इस इक्वेशन में वाटर बन रहा था बेसिकली। अब नहीं बन रहा, अब बन रहा है H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि बिल्कुल अलग टाइप का कंपाउंड होता है। लास्ट क्लास में भी आपको ये मैंने बताया था। इसलिए हम लोग एटॉमिसिटी को नहीं छेड़ते हैं, जो कंपाउंड जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, H2O ही रहने देंगे इसको, और मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पर जो होता है मॉलिक्यूलैरिटी उसको छेड़ते हैं। तो जब यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी को छोड़ोगे तो 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, तो भाई आपको 2 हाइड्रोजन के ऐसे लेने पड़ेंगे मॉलिक्यूल, तब जाकर आपके पास 2 H2O के मॉलिक्यूल्स बन पाएंगे। अब ये गलत नहीं है, अब ये हो गया है करेक्ट। इसीलिए मॉलिक्यूलैरिटी को छेड़ो, एटॉमिसिटी को गलती से भी मत छेड़ देना, नया कंपाउंड बन जाएगा, सब कुछ कबाड़ा हो जाएगा। अब आ जाओ वापस, सेकंड स्टेप लिया हमने, आयरन को चूज किया क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो मारनी है गोली, एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले ही बोल दिया है उसने, और कोई और एलिमेंट है जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको पकड़ना है और उसकी मॉलिक्यूलैरिटी चेंज करके बैलेंस करना है। मॉलिक्यूलैरिटी चेंज करते हैं, यहां पर भाई आयरन है, आयरन था यहां पर 1, एटम्स भी थे उसके 1। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, और अब की बार अगर मैं यहां आयरन के पास 3 मॉलिक्यूलैरिटीज की कर देता हूं, तो होगा क्या यहां पर कि 3 आयरन के हो जाएंगे। एटॉमिसिटी को नहीं छेड़ना है, 3। अब ये बैलेंस हो गए, 3-3 दोनों तरफ, बिल्कुल हो गए जी। और बाकी इक्वेशन को ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, H2O और Fe3O4 और H2। सही है जी। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 3, वो ये कहता है चूज द एलिमेंट अब कौन सा एलिमेंट चूज करना है भाई, चूज द एलिमेंट विद, या फिर ऐसा बोलते हैं ना, चूज नेक्स्ट एलिमेंट, चूज नेक्स्ट एलिमेंट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स एंड बैलेंस बाय स्टेप 3। अब स्टेप 3 में अपने को क्या बोल रखा था भाई, सॉरी स्टेप 2 में कितने को क्या बोल रखा था भाई कि मॉलिक्यूलैरिटी चेंज करो और उसे बैलेंस करो, एटॉमिसिटी को मत छेड़ो। तो आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है जिसके सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स आपको दिख रहे हैं किसी भी साइड पर, उसको छेड़ना है। अब यहाँ पर सिर्फ 3 ही थे, हम लोगों ने बात की थी आयरन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, और यहाँ पर कोई दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कुछ बचा नहीं है, आयरन को ऑलरेडी हमने बैलेंस कर दिया है। तो ये स्टेप अभी छोड़ देते हैं, हर उसके अंदर, हर इक्वेशन के अंदर ये स्टेप नहीं छूटेगा। जब 4 या 5 एलिमेंट वहाँ पर होंगे तो 2 तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो जाएंगे, उनको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स में से हमें चूज करना पड़ेगा कि भाई इसके सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं, फिर नेक्स्ट में ये आ रहा है, फिर उसके बाद ये आ रहा है, और अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ रहेंगे।
ठीक है जी। तो थर्ड स्टेप की यहां पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आयरन के अलावा सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। अच्छा, तो फोर्थ स्टेप ये क्या कहता है भाई, बैलेंस। अब क्या बैलेंस करने को कह दिया भाई, बैलेंस ऑक्सीजन बाय चेंजिंग मॉलिक्यूलैरिटी ठीक है। और यहां पर मैं लिख रहा हूं कि यूजुअली H2O इज टेकन फॉर बैलेंसिंग। अब भाई ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी ऑक्सीजन को बैलेंस करने की बात आती है तो मोस्ट केसेस में जो आप अपने लेवल पर देखोगे उनमें तो मोस्ट केसेस में ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जब बात आती है तो H2O को, वाटर को, H2O को हम लोग छेड़ते हैं। तो ये कह रहा है कि बैलेंस ऑक्सीजन बाय चेंजिंग मॉलिक्यूलैरिटी, यही सेकंड वाला स्टेप है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करो अब और मॉलिक्यूलैरिटी चेंज करके उसे बैलेंस करो। और यूजुअली अगर दो चॉइसेस दे रखी हैं, दो कंपाउंड्स को छेड़ना है, एक में वाटर है, एक कंपाउंड वाटर है और दूसरा कोई दूसरा अलग कंपाउंड है, तो दूसरे वाले कंपाउंड को मत छेड़ो, सिर्फ वाटर को छेड़ो। क्यों? क्योंकि वाटर में होता है भाई H2O और हाइड्रोजन अभी तक बैलेंस नहीं है। अगर आपने दूसरे वाले कंपाउंड को, दूसरे किसी कंपाउंड को छेड़ दिया तो ऑक्सीजन के साथ साथ वो वाला कंपाउंड जो है वो अगेन डिसबैलेंस्ड हो जाएगा, बैलेंस्ड नहीं रहेगा वहाँ पर। इसलिए कहते हैं कि भाई जब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो H2O को छेड़ो और किसी को मत छेड़ो। ये वाला स्टेप जो है आपको अभी और एग्जाम्पल जब लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होंगे। सो कोई घबराने की बात नहीं है। तो अब ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर देखते हैं भाई कि ऑक्सीजन H2O के अंदर है जिसकी एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की 1 है, H2O में मॉलिक्यूलैरिटी पूरे उसकी 1 थी ही लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 4 थी। तो 4 एटम अपने को करने हैं। तो एक काम करते हैं, H2O को छेड़ देते हैं, वाटर को छेड़ देते हैं। ये तो 3Fe जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड थे उनको एज इट इज लिखा है मैंने, और यहां पर मैंने 4H2O कर दिए और Fe3O4 आया, H2 आया यहां पर। अब देखो जैसे ही मैंने H2O ठीक है वाटर के मॉलिक्यूल छेड़े, पहले हाइड्रोजन के वहां पर कितने थे, 2 थे, ठीक है जी। अब मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 4, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन है मॉलिक्यूलैरिटी उसकी यानी कि वाटर की 4 है, और एटॉमिसिटी उसमें उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन की कितनी है, 2। तो 4 2 8, 4 दूनी होता है 8। अब हाइड्रोजन डिसबैलेंस्ड हो चुके हैं। अब कोई बात नहीं, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो चुके हैं क्योंकि जो लास्ट स्टेप है ना वो वही है कि बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। और ये जब बैलेंस हाइड्रोजन एटम करते हैं तो ये क्या होता है, यूजुअली डन बाय H2 बैलेंसिंग, ठीक है। तो ये जब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं तो यूजुअली इसके अंदर H2 को छेड़ते हैं। और अगर इन मेथड से आप चलोगे ना तो काफ़ी जगह तो आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आने वाले एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर एटॉमिसिटी को नहीं छेड़ना है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक की जगह 4 मॉलिक्यूल आप H2 के ले लो क्योंकि 4 2 हो जाएगा 8, इसलिए। तो भाई अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3Fe एज इट इज लिखा, 4H2O लिखा अपन ने, और यहां पर क्या करा, Fe3O4 जो था एज इट इज उसको लिखा, और 4H2 ले लिए। सब कुछ यहां पर बैलेंस हो चुका है। अब एक एडिशनल स्टेप आपको बता रहा हूं, आपकी मर्जी है तो वो याद रखिएगा, अदरवाइज जब भी आपको इक्वेशन लिखनी हो तो सॉलिड लिक्विड गैस आपको लिखने ही है वहां पर, ऐसा अपने मन में बिठा लो, क्योंकि बिना फिजिकल स्टेट लिखे हुए एक स्टेप मिस हो जाएगा। तो अब लास्ट स्टेप में क्या है, लास्ट स्टेप में है राइट फिजिकल स्टेट ऑफ ईच केमिकल।
तो जितने भी केमिकल हैं उन सब की आप फिजिकल स्टेट वहाँ पर लिखोगे, ये अपने मन में डाल लो। तो आयरन जो था सॉलिड स्टेट में लिया था, और ये चीज़ ना आपको इक्वेशन में ज़्यादातर बताई होती है, आपको अपने मन से नहीं लिखनी होती है, आपको इक्वेशन में बताई होती है ज़्यादातर ये चीज़, ये बात, ये कौन सा कंपाउंड या एलिमेंट किस स्टेट में यहाँ पर ले रहे हैं। तो H2O लिक्विड लिया था, ये बनना सॉलिड था, और यहाँ पर गैस। और इसके आगे अगर कोई कैटलिस्ट वगैरह वहाँ पर दिया हुआ है तो यार उसे भी वहाँ पर टिका दो एरो के ऊपर या नीचे, जैसा हम लोगों ने पहले भी बताया हुआ है। तो भाई ये स्टेप हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने एक एग्जाम्पल तो देख लिया है। अब एक काम करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, धीरे धीरे करके उनको लेते हैं, जाते हैं NCERT की एंड चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज है उस पर, और उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो उन चारों पार्ट्स को क्वेश्चन 6 के हम लोग देखते हैं, उन चारों इक्वेशंस को बैलेंस करके यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सो गाइज ये 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये एक ही क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। इन चारों इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस करके देखेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना ली है, कॉमन टेबल रहेगी, और इसी में उसके एलिमेंट्स LHS और RHS में, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के भर देंगे, और इसी टेबल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन सब के लिए। तो भाई पहला रिएक्शन यहाँ पर है भाई NaOH H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, Na2SO4 बना रहा है, H2O बना रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पर फिजिकल स्टेट जानबूझकर नहीं ली है। क्यों नहीं ली है? बिकॉज उसका इतना ज़्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे देता है, और एंड में जाकर आपको लिख लेना होता है, इतना सा ही है उसका काम। तो उस स्टेप को स्टेप्स को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इसको हम लोगों ने ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, और लास्ट में चाहेंगे तो फिजिकल स्टेट लिख लेंगे। तो चलिए, तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पता होगा भाई आपको, और H2SO4 भाई किंग ऑफ केमिकल है, ये तो याद ही होगा। ये है भाई सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये रिएक्ट करता है तब बनाता है सोडियम सल्फेट और वाटर, लिखने की जरूरत नहीं है वाटर। अच्छा जी, इस रिएक्शन में मुझे एलिमेंट्स कौन कौन से दिख रहे हैं? मुझे दिख रहा है भाई सोडियम, सही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो दिख ही रहे हैं, साथ साथ यहां पर S होता है सल्फर, और दिख रहा है ऑक्सीजन और दिख रहा है हाइड्रोजन। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि आप ये जो पहला वाला जो स्टेप है ना, वो आप पहले कर सकते हो, या फिर इस स्टेप को हर स्टेप के साथ में कर सकते हो। मतलब यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन ने क्या करना है, मेक अ टेबल बना दी हमने, और सेकंड क्या था, यहाँ पर एटम्स काउंट करने हैं अलग अलग एलिमेंट्स के। वो एटम्स जो है अभी काउंट नहीं कर रहे हैं हम। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर कभी कभार होता है, जैसा कि लास्ट टाइम था, अभी तो देखा था हमने कि भाई हाइड्रोजन जो था पहले बैलेंस दिख रहा था, बाद में डिसबैलेंस्ड हो गया था। इससे अच्छा है ना कि यार बाद में ही उसके एटम्स काउंट कर लो, तो वो सही रहेगा। अच्छा, तो चलो देखते हैं। सोडियम यहाँ पर 1 एटोमिसिटी, मॉलिक्यूल तो एक है ही, 1 × 1 1, और दूसरा राइट हैंड साइड में 1 एटोमिसिटी 1 मॉलिक्यूलरिटी 2 एटोमिसिटी, तो 2 हैं एटम्स। अच्छा जी, अब बाकियों को लिखने से पहले मैंने सोडियम को ही बैलेंस कर दिया। कैसे? यहाँ पर 2 एटम हैं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, 2 NaOH। एक सेकेंड, नेक्स्ट वाले में कर लेते हैं, 2 NaOH प्लस H2SO4। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, आपको भी ये लिखना पड़ेगा जब क्वेश्चन आएगा तो। और एक और बात यार, आप किसी भी बोर्ड के हो, यूपी, MP, CBSE बोर्ड, ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ज़रूर आती है एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो यहाँ पर कितना हो गया भाई? यहाँ पर था, ये चेंज नहीं किया है, Na2SO4 ही रहा है, H2O। चलो अब सल्फर देख लेते हैं यहाँ पर।
तो भाई सल्फर कितने थे, 1, ठीक है, 1 × 1 था सल्फर। एक और चीज़, मैंने यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो अब ये बैलेंस हो गया है। अच्छा, सल्फर को देखा था, सल्फर कितना था भाई, एक एटम एक मॉलिक्यूल, 1 × 1 1, और एक एटम एक मॉलिक्यूल, 1 × 1 1। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सल्फर को छेड़ना नहीं है। अब सोडियम सोडियम और सल्फर के अलावा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बचे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो पहले जो हो गया हमारे पास मेक अ टेबल, ठीक है, वो कर लिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो सोडियम और सल्फर थे वो हमने स्टेप से देखकर बैलेंस कर लिए। अब थर्ड स्टेप है भाई कि फोर्थ स्टेप है कि बैलेंस ऑक्सीजन बाय चेंजिंग मॉलिक्यूलरिटी। अब ऑक्सीजन जो है, देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, इसमें भी है। बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, बैलेंस करने के लिए आप H2O के मॉलिक्यूल्स छेड़ोगे बस। अब वो स्टेप जो है, स्टेप फोर्थ, अब थोड़ा सा दिमाग में आपके आने लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको छेड़ दिया बैलेंस करने के लिए तो होगा क्या भाई, होगा ये कि इसको तो आप छेड़ोगे, पर साथ में जो आपने ऑलरेडी सोडियम और सल्फर बैलेंस कर रखे हैं वो डिसबैलेंस्ड हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने 2 लिख दिया, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, मान लो यहाँ पर वैसे आएगा नहीं, तो जैसे ही आपने यहाँ पर 2 लिखा बैलेंस करने के लिए, सोडियम के तो पहले 4 मतलब 2 बैलेंस थे, अब सोडियम के इस साइड 2 × 2 4 हो गए एटम्स, तो काम खराब हो गया। अब वो ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, H2O को लेकर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ये था भाई मतलब। अच्छा, अब ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो 1 × 1 एक मॉलिक्यूल, सॉरी यहाँ पर देखेंगे 2 मॉलिक्यूलरिटी हो गई, एटॉमिसिटी कितनी है 1, तो भाई मॉलिक्यूलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। काम खत्म नहीं हुआ है अभी लेफ्ट हैंड साइड का, क्योंकि H2SO4 के अंदर भी भाई ऑक्सीजन दिख रही है आपको, तो वहां पर क्या करेंगे, प्लस एटॉमिसिटी कितनी है इसमें 4, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है H2SO4 की 1, तो 1 × 4 कर दिया भाई, टोटल कितने आ गए यहाँ पर 6 आ गए हैं। ठीक है जी, राइट साइड में काउंट कर लो, राइट साइड में क्या हिसाब किताब हो रहा है भाई, SO4 ऑक्सीजन 4 एटम और 1 मॉलिक्यूल, तो 1 × 4 प्लस H2O कितना है 1 है, और H2O को ही छेड़कर हमें बैलेंसिंग करनी है, तो यहाँ पे हमें 6 चाहिए, 4 हमारे पास हैं, एटॉमिसिटी 1 है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी रखनी चाहिए, यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी रखनी चाहिए हमें 2, क्योंकि 1 × 4 = 4, 2 × 1 = 2, 4 + 2 6 हो जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2NaOH प्लस H2SO4 जो यहाँ पे था, और यहाँ पर क्या करेंगे Na2SO4, ये भी एज इट इज, पर 2 मॉलिक्यूल H2O के हमने यहाँ पर लगा दिए। तो अब कितना हो गया यहाँ पर, 4 + 2 6, बैलेंस्ड है, बिल्कुल है। तो देखा आपने, ऑक्सीजन जब भी बैलेंस होता है ज़्यादातर H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स को छेड़ते हैं। अच्छा, लास्ट स्टेप में बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। अब भाई देख लो बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन कितने कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर काउंट करो, 2 मॉलिक्यूलरिटी 1 एटॉमिसिटी, तो 2 × 1 = 2 प्लस 2 एटॉमिसिटी 1 मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी एटॉमिसिटी, तो 2 + 2 4। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया काम। राइट हैंड साइड में इसमें तो हाइड्रोजन कोई है ही नहीं, इसके अंदर अपन को दिख रहा है हाइड्रोजन की 2 एटम है पर मॉलिक्यूल, और ऐसे 2 मॉलिक्यूल हम लोगों ने जो पिछला काम करा है उसके बाद आ गए हैं, तो 2 हो गई मॉलिक्यूलरिटी और 2 हो गई एटॉमिसिटी, 4 ऑलरेडी बैलेंस्ड मिल गए आपको हाइड्रोजन। इसके बारे में मैं बात कर रहा था। अगर इन स्टेप्स से चलोगे तो आपको ज़्यादातर हाइड्रोजन बैलेंस्ड ही मिलेगी। सो ये बैलेंस्ड हो गया। अब चाहें तो यार आप इस पर अपनी फॉर्म जो है कि क्या डाइल्यूटेड है या क्या एक्वस फॉर्म में है ये सब लिख लो। यहाँ पर मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में मोस्टली दिया होता है कि ये चीज़ इस फॉर्म में मिल रही है या बन रही है या बनेगी। अच्छा चलो अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं भाई, इसके नीचे ही कर लेता हूँ मैं। एलिमेंट
लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट वाले में सॉरी ये वाला NaCl AgNO3 AgCl NaNO3, ये वाला आप खुद कर लो, ये वाला आप खुद एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करके देखो। अब अगर आपने ये ऑलरेडी ट्राई कर लिया है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई यहाँ पे सोडियम 1 और यहाँ पे 1, Ag1 1, नाइट्रोजन 1 1, ऑक्सीजन 3 3, तो सब कुछ यहाँ पर बैलेंस्ड ऑलरेडी है, कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी, ये वाला अपना ऑलरेडी काम हो चुका है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट वाला जो है बैरियम क्लोराइड, BaCl2 रिएक्ट कर रहा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से और BaSO4 बना रहा है, इसे कहते हैं बैरियम सल्फेट, और HCl बना रहा है। अब देखो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए और याद भी रहनी चाहिए। Ba तो बैरियम का है ही, जहाँ पर SO4 आ जाता है ये होता है भाई सल्फेट, तो सल्फेट का नाम वहाँ पर जुड़ जाएगा। जैसे कि ZnSO4 आ गया, जिंक सल्फेट बन गया, MgSO4 आ गया, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, आयरन आ गया तो आयरन सल्फेट बन गया। ऐसे ही SO4 जहाँ पर होगा सल्फेट होगा। NO3 ये होता है भाई नाइट्रेट का, और ये चीज़ें छोटी मोटी जो हैं वो आप याद रखेंगे और जहाँ जहाँ पर आती जाएंगी उनको हम लोग रिपीट भी बताते जाएंगे आपको। अच्छा, तो बैरियम क्लोराइड H2SO4 अभी बताया सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बैरियम सल्फेट HCl, ये है इक्वेशन। तो चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, टेबल बनाओ, देखो कौन कौन से एलिमेंट वहाँ पर हैं। मुझे दिख रहा है बैरियम, ठीक है, मुझे दिख रहा है क्लोरीन, और मुझे दिख रहा है सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे यहाँ पर एलिमेंट इस रिएक्शन के अंदर हैं। अच्छा, तो एक बार जो देख लेते हैं कि भाई बैरियम यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 1 1 ज़र 1 है, राइट साइड में भी 1 1 ज़र 1 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। पर जो स्टेप्स कहते हैं हमारे, वो स्टेप यही कहते हैं, क्योंकि स्टेप्स का मतलब होता है कि यार हर जगह वो चीज़ें, हर जगह वो स्टेप्स जो हैं वो यूज़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक जगह यूज़ होंगे और दूसरे इक्वेशन में अलग से स्टेप यूज़ करने पड़ेंगे, तो ऐसा ना हो, इसलिए स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना ही पड़ता है। कभी कभी चीज़ें लेंदी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, तो थोड़ा होने दो, शॉर्ट ट्रिक्स तो हम आपको बता ही देंगे ना। अच्छा, क्लोरीन कितना है भाई, 2 है यहाँ पर, 2 1 ज़र 2, या फिर 1 2 ज़र 2, चलो जी। और यहाँ पर कितना है क्लोरीन, एक एटम है और एक ही मॉलिक्यूल है, तो 1 1 ज़र 1। अच्छा, और अगर क्लोरीन को यहीं पे बैलेंस कर दें तब क्या होगा, क्योंकि भाई अगर सल्फर को देखें ना, तो सल्फर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही दिख रहा है अपने को। तो क्लोरीन यहाँ पर 2 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, मॉलिक्युलरिटी चेंज करके 2 कर दो, ताकि दोनों तरफ दो दो एटम्स आ जाएं क्लोरीन के। और जब इसको चेंज करेंगे तो क्योंकि HCl के अंदर है, वो पूरा का पूरा HCl, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको आगे करिए, इस टाइप से लिखिए BaSO4 और 2HCl, ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, सल्फर कितना है, 1 1 1 मॉलिक्यूल H2SO4 का है जिसमें सल्फर है, उसमें 1 एटम सल्फर का है, तो 1 है। यहाँ पर बैरियम सल्फेट में भी 1 एटम 1 मॉलिक्यूल 1, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड यहाँ पर दिख रहा है। अब आ जाती है ऑक्सीजन की बारी। तो ऑक्सीजन को करने के लिए यहाँ पर है ऑक्सीजन, यहाँ पर नहीं है, 4 एटम 1 मॉलिक्यूल, तो 1 × 4 ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल 4 एटम्स, तो मॉलिक्युलरिटी हो गई 1, एटॉमिसिटी हो गई 4 4। HCl में तो नहीं है ऑक्सीजन,
अच्छा, अब हाइड्रोजन को देख लो लास्ट में, क्योंकि यही बचा हुआ है। इसमें नहीं है हाइड्रोजन, इसके अंदर है H2SO4, तो 1 मॉलिक्यूल H2SO4 का 2 एटम्स ये आ गया। यहाँ पर इसमें नहीं है हाइड्रोजन, उसके अंदर है, और उसके अंदर भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्योंकि हमने क्लोरीन के चक्कर में उसे बैलेंस ऑलरेडी कर दिया था। सारी चीज़ें बैलेंस हो गई यहाँ पर। तो ये है हमारी फाइनल इक्वेशन, और यहाँ पे सब के आगे AQ लगा देना, सिवाय बेरियम सल्फेट के। तो बेरियम सल्फेट के आगे आपको लिखना पड़ेगा PPT। कई बार ऐसा निशान भी एरो, डाउन एरो का बना देते हैं। उसका क्या मतलब होता है, मतलब कि भाई बेरियम सल्फेट जो बनेगा वो वाटर सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में काफ़ी हद तक इनसॉल्युबल होता है, तो वो नीचे बैठ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो या PPT लिख लो या ऐसे निशान लगा लो, इसका मतलब है कि भाई वो नीचे जा रहा है। हाइड्रोजन कहीं पे बनती है तो हम ऊपर का निशान लगा देते हैं, ऑक्सीजन या कोई और गैस बनती है तो निशान जो होता है वो अपवर्ड एरो का होता है। लिखते हैं ना कि भाई H2 गैस की फॉर्म में ऐसे, मतलब वो निकल रही है, वो सॉल्यूशन से भाग रही है। लेकिन प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाता है, बॉटम में, तले में बैठता है, इसलिए ऐसा डाउनवर्ड एरो वहां पर लगता है। और HCl यहाँ पर एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये लिख लेते हैं। चलिए जी, अब ये जो लास्ट वाला है HNO3 CaOH2, ठीक है। तो HNO3 तो सबको पता होगा यार, नाइट्रिक एसिड होता है। ये क्या है भाई, CaOH2, हाँ, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है कैल्शियम नाइट्रेट। जहाँ पर OH आता है हाइड्रोक्साइड होता है, जहाँ पर NO3 आता है नाइट्रेट होता है, ठीक है जी। तो NO3SO4 ये भी बता दिया था। अब OH के बारे में समझ लो कि जहाँ पर भी OH यूनिट की फॉर्म में आता है, जैसे ये ब्रैकेट में है ना, यूनिट की फॉर्म में आ गया है, तो उसका मतलब है कि भाई हाइड्रोक्साइड कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा चलो वापस आ जाते हैं यहाँ पर, और इसमें देखते हैं भाई, और जगह अपने पास नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ कि ये ऊपर वाले जो हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो ये हटा देते हैं, मिटा देते हैं। आप प्रीवियस टाइम पर जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। आपको अगर बैलेंसिंग आ गई है तो आपको कुछ और स्क्रीनशॉट लेने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, और एक और चीज़, जो नोट्स होते हैं वो आप हमारी वेबसाइट से जाकर, ऐप से जाकर, टेस्ट प्रेप ऐप पर मिल सकते हैं। वेबसाइट पर भी जाकर कर सकते हैं, बट ऐप जो होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मोबाइल से एक्सेस करते हैं चीज़ों को, तो इसलिए ऐप पर जाकर करना आसान रहता है। प्लस ऐप पर बहुत सारे और प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। तो टेस्ट प्रेप जो ऐप है उसमें जाकर आप वो एक्सेस कर सकते हैं। वापस आ जाओ यहाँ पर, क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो दिख ही रहा है, श्योर। नाइट्रोजन दिख रहा है और कैल्शियम दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ भाई कैल्शियम, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी अपने को यहाँ पर दिख रहे हैं। ये 4 एटम्स या फिर एलिमेंट्स अपने को दिख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप टेबल बनाना कंप्लीट, और अब काउंट कर लो नंबर ऑफ एटम्स, या तो पहले काउंट कर लो या साथ साथ बैलेंस करते हुए करते जाओ। लेकिन अगर बैलेंस करते हुए करते जाओगे ना, तो ये याद रखना कि पहले हायर नंबर ऑफ एटम वाले को चूज करना है, तो थोड़ा सा गड़बड़ वहाँ पर हो जाती है। बेटर इसलिए ये रहता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस से करें। चलो एक बार पूरा का पूरा अगर प्रोसेस से कर रहे हैं, तो भाई कैल्शियम कितना है, CaOH2, इसके अंदर कैल्शियम है 1, मॉलिक्यूल है 1, तो 1। राइट साइड में CaNO3, 1 × 1 1, क्योंकि देखो यहाँ पर एटोमिसिटी है इसकी 1, मॉलिकुलरिटी है इसकी 1, सही है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नाइट्रोजन को देखते हैं, और नाइट्रोजन को देखते हैं थोड़ा ध्यान से। कैसे, देखिए ये जब ये ब्रैकेट में चीज़ें आती हैं ना, इसका मतलब ये है कि भाई NO3 की यूनिट 2 बार रिपीट हो रही है। मतलब क्या है भाई,
अगर आपने इसकी कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको अगर एक एग्जांपल देता हूँ, तो अगर आपने मैथ्स इक्वेशन देखी होती हैं तो एक्स स्क्वायर वाई इसका होल स्क्वायर अगर आपको दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है भाई कि एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है और वाई का स्क्वायर है। तो इसका मतलब होता है कि ये बात कह रहा है कि भाई एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2 है। ऐसी होती है मैथमेटिकल इक्वेशन। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही होती है अपनी केमिकल इक्वेशन भी, कि जब NO3 होल ट्वाइस दे रखा है तो मतलब ये है भाई कि नाइट्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 3 × 2 6 एटम्स हैं। कैसे? NO3 एक यूनिट है जिसमें कि 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन है, और अगर ऐसी 2 यूनिट कैल्शियम के साथ जुड़ी हुई हैं तो हर एक यूनिट में 1 नाइट्रोजन है, 2 यूनिट जुड़ी हुई हैं तो नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन हर एक यूनिट में, हर एक NO3 या नाइट्रेट यूनिट में 3 ऑक्सीजन एटम हैं, और अगर ऐसी 2 यूनिट्स जुड़ी हुई हैं कैल्शियम के साथ तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 × 2 = 6। ये यहाँ पर सिंपल सा फंडा है। ये क्लियर हुआ है अगर, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नाइट्रोजन बात कर रहे थे। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? 1, एटॉमिसिटी 1, मॉलिक्यूलरिटी 1, 1। अच्छा, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है भाई? पूरा NO3 2 बार आ रहा है और हर एक NO3 में नाइट्रोजन 1 बार है, तो 1 × 2 = 2। अब बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? जहां पर नाइट्रोजन है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करके 2 कर दो, तब ये 2 हो जाएगा बैलेंस्ड। इसलिए HNO3 ट्वाइस ले लेते हैं, 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिविंग CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बचे हुए ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, क्योंकि स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने टेबल बनाई, एटम्स अभी पूरे काउंट नहीं किए हैं, थोड़ा आसान चीज़ों को करना चाह रहे हैं इसलिए, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी थे वो बैलेंस हो गए। अब देखते हैं स्टेप 4th, क्योंकि फर्स्ट 3 स्टेप्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं। 4th स्टेप में क्या कर रहा है कि बैलेंस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस करो अगर नहीं है तो ऑक्सीजन है कितनी वैसे? 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 2 = 6 प्लस इसके अंदर भी है भाई ऑक्सीजन। हाइड्रोक्साइड यूनिट, अब इस हाइड्रोक्साइड यूनिट में ऑक्सीजन 1 बार आती है और ऐसी 2 हाइड्रोक्साइड यूनिट अपने को चाहिए। तो अगर 2 हाइड्रोक्साइड यूनिट, एक ये रही, एक दूसरा ये रही, और ये दोनों जुड़ी हुई हैं कैल्शियम के साथ, तो ऑक्सीजन कितनी बार आ गया? 1 & 1 2। तो यहाँ पर आ गया 2 × 1, टोटल कितना हुआ? 6 और 2 8। 8 ऑक्सीजन एटम आ गए, 6 यहाँ से, 2 यहाँ से। राइट साइड में कितने हैं? काउंट करते हैं। NO3 1 यूनिट, NO3 2 यूनिट, NO3 3 यूनिट, सॉरी 2 ही चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 2 यूनिट ऐसी कैल्शियम के साथ अटैच्ड है। तो टोटल कितनी हो गई भाई? 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 6 तो यही हो गई। तो 2 × 3 सॉरी 6 यहाँ पर ये हो गई प्लस, अब ऑक्सीजन यहाँ पर है, सही है, और 1 × 1 है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमारे स्टेप्स क्या बोलते हैं भाई कि H2O को हिला दो, H2O को चेंज कर दो, उसकी मॉलिक्यूलरिटी बैलेंस हो जाएगी। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अगर आप 2 लगा देते हो तो 1 × 2 = 2 हो जाएगी, तो बैलेंस्ड हो जाएगी। 6 × 2 = 8 ऑक्सीजन एटम्स आ गए। अब हाइड्रोजन एटम देखते हैं। हाइड्रोजन एटम देखते हैं क्या बैलेंस करने पड़ेंगे अपने को। तो एटॉमिसिटी 1, मॉलिक्यूलरिटी 2, तो 2 × 1 यहाँ पर हो गया है भाई, ये तो प्लस यहाँ पर भी है 2,
अगर 2 हाइड्रोक्साइड यूनिट लेंगे, कैल्शियम के साथ जोड़ेंगे उसको, तो हर एक में हाइड्रोजन एक बार आ रहा है, तो 2 यहाँ पर आ गई यूनिट, 4 हाइड्रोजन एटम अपने को मिल गए टोटल, 2 इधर से और 2 उधर से। और यहाँ पर इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ इसके अंदर है हाइड्रोजन, और यहाँ पर एटोमिसिटी 2, मॉलिक्यूलरिटी 2, तो 2 2 4, देखो आ गया ना, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। जब आप इन स्टेप से चलोगे तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड आपको ज़्यादातर केसेस में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमने 4 एग्जांपल्स ले लिए और बैलेंसिंग को देख लिया, 5 एग्जांपल्स लिए हैं, राइट, एक पहले भी लिया था। तो अब आप बैलेंसिंग भूलेंगे नहीं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस देंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के, वो आप सारे के सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो जाइए ऐप पर, टेस्ट प्रेप ऐप पर जाइए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।